अच्छा हुआ मर गया, सड़ने दो यहीं इसकी लाश को इसी नदी में, इसी लायक था। और हाँ, नत्थू और शंभू, जल्दी निकलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। विभूति सिंह ने एक 18 साल के लड़के के शरीर को पहाड़ी से नीचे फेंकने के बाद कहा। उसकी बात सुनकर शंभू ने डरते डरते सफाई करता अधिकारी विभूति सिंह से कहा, लेकिन मालिक, एक बार हमें देख तो लेना चाहिए था कि ये जिंदा है कि मर गया। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और इस विभूति सिंह के हाथ में जिसकी गर्दन आ गई वो तो समझो भगवान को प्यारा हो ही जाएगा। अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो कोई हमें देख लेगा। और ये कहकर विभूति सिंह अपने 2 साथियों के साथ वहां से निकल गया। अंधेरे को चीरती हुई कहीं दूर से आ रही भयानक इंसानी आवाजें कानों में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। आसमान में रोशनी का नामो निशान नहीं था। जंगली जानवरों की ऐसी वहशतनाक आवाजें जैसे किसी अपशकुन को बुलावा दे रही थी। सुनने में जितना भयानक, देखने में उससे भी ज्यादा खौफनाक। और इसी भयानक माहौल में पहाड़ी से नीचे गिरे उस 18 साल के नौजवान ने कृष्ण ग्रह के अद्भुतपुर की जमीन पर अपनी आंखें खोली तो उसे समझ नहीं आया कि वो कहां पर है। होश में आते ही उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ गया। उसने देखा उसके हाथ में हरे रंग की चूड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा था। बिजली की रफ्तार के साथ सारी यादें उसके दिमाग में घूम गईं। 18 साल का आर्य अपने कमरे से निकलकर आंगन की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी मां हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त थी। जहां पूरे अद्भुतपुर में नया साल आने की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं एक तरफ वो अपनी दुखी, परेशान और हालातों से हारी हुई मां को एक नजर देख रहा था। और देखते ही देखते खुद से बात करने लगा। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपनी मां को परेशान और दुखी देखा है, और ये सब कुछ मेरे पिता के कारण हुआ है। अगर वो मेरी मां को छोड़कर ना जाते तो शायद वो ऐसा जीवन नहीं जी रही होती। ये सब बातें करते हुए आर्य ने महसूस किया कि उसकी मां का जीवन सच में किसी कोरे कागज के समान हो चुका था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पर दुखों का रंग चढ़ चुका था। एक सादी बदरंग साड़ी और पूरे शरीर पर कुछ भी नहीं, बाल उलझे हुए, आंखों की पलकें न जाने कौन से बोझ से भारी हो चुकी थी, और उन्हीं आंखों के नीचे काली झाइयां भी बढ़ चुकी थी। मेरी माँ क्यों ऐसे बेरंग जिंदगी में रहती है? गांव की सारी औरतें सज संवर कर निकलती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, पर मेरी माँ तो कभी ऐसा नहीं करती। तभी आर्य की नजर उसकी माँ के हाथों की तरफ गई, जो बिल्कुल खाली थे और उनमें चूड़ियों का नामो निशान नहीं था। वो टहलता हुआ संपदा के पास गया और घुटनों के बल जाकर बैठ गया और अपनी माँ के चेहरे को प्यार से उठाते हुए बोला, माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी नहीं रख सकते? संपदा ने मासूम आर्य की बातों का जवाब देते हुए बड़े भारी मन के साथ कहा, बेटा, गरीबों की खुशियां तो दूर, जरूरतें भी पूरी हो जाएं वो भी बड़ी बात है। हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, क्या ये हमारे लिए कम है? यही हमारे लिए खुशियां हैं और यही हमारे लिए जीवन। हमें छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहना चाहिए। नहीं माँ, तुम हमेशा मुझे ऐसी बातें समझाकर टाल देती हो। सभी लोग अद्भुतपुर में नए साल के आने का जश्न मना रहे हैं, और यहाँ का रिवाज है 1 महीना पहले जश्न मनाया जाता है। सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। जब तुम सबके बीच जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आज तुम्हारे पसंद की चूड़ियां लेकर आऊंगा, और तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें पहनना पड़ेगा। और ये कहकर वो सीधा दरवाजे से बाहर निकलकर गलियारों से होता हुआ मुख्य बाजार की तरफ गया। तभी आर्य के मन में एक सवाल आया। उसने कहा, मगर मेरे पास कौड़ी तो नहीं है, मैं चूड़ियां कैसे खरीदूंगा? इस बात से आर्य परेशान था